ऑलराइट सो हाँ, मैं आपको बता रहा था कि मार्जिनल कॉस्टिंग इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कॉस्टिंग। इसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होती है। इसमें वी डू नॉट टेक द फुल कॉस्ट। ठीक है। फुल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड्स होते हैं। फुल कॉस्ट होती क्या है? वेरिएबल प्लस फिक्स्ड बोथ द थिंग्स, राइट। फुल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम करते क्या है? दो मेथड्स होते हैं, एब्जॉर्प्शन या एबीसी। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम ओवरहेड को क्या करते थे? पर यूनिट पे डिवाइड करने के लिए क्या करते थे हम? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम ओवरहेड को पर यूनिट पे डिवाइड करने के लिए क्या करते थे? Like we used to divide the overheads with either the activity, like in number of units, or labor hour or machine hours, right? And this used to work perfectly fine in older times, like earlier times. This is traditional system जहाँ पे ओवरहेड्स इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते थे, और एक स्मॉलर चंक होते थे ऑफ द टोटल कॉस्ट्स, and they were mostly related to the volume. They used to be mostly related to the volume, right? This is why this method was fine, it was good. ठीक है. But in the newer times we started using ABC, activity based costing. Why? Because अब जो हमारे overheads हैं, they are very complicated. For example, see setups, production, inspection activities, procurement, purchasing, ordering, packaging, etc. etc. Right? तो हमारे अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं ना। एक बिजनेस का कभी भी मतलब मोस्टली एक बिजनेस का एक प्रोडक्ट तो नहीं होता है, एक से ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी सॉ दिस, सी दे हैड थ्री प्रोडक्ट्स, थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स: sky bar, moon egg, sun bar. They had these three products, right? For example, Toyota has many different kinds of cars. They have Fortuner, they have Revo, they have Land Cruiser, they have Yaris, they have Corolla, they have many cars, right? तो अब किसी एक प्रोडक्ट के लिए आप ज़्यादा सेटअप करते हो, किसी दूसरे प्रोडक्ट के लिए आप कम सेटअप करते हो, किसी के लिए आप ज़्यादा ऑर्डर्स करते हो, किसी के लिए आप कम ऑर्डर्स करते हो, किसी की पैकेजिंग ज़्यादा होती है, किसी की पैकेजिंग कम होती है। सो दिस इज़ वाई वी यूज़ ABC, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। क्यों? क्योंकि अगर हमने डायरेक्टली टोटल ओवरहेड उठा के टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स पर डाल दिया, लेट्स सपोज आई मेड 10 ऑर्डर्स, राइट, और मैंने सिक्स सिक्स ऑर्डर्स किए हैं फॉर प्रोडक्ट ए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेट। लेट्स सपोज आई मेड 10 ऑर्डर्स, आई हैव टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी। सही है। I produced 500 units of both the products. Are you there? Okay, so what's going on? I have two products, A and B, and we made 10 orders, right? Okay, so 10 orders की cost थी, let's suppose, total cost, it was $10,000, $1,000 per order, right? So, but let's suppose
ऑर्डर्स जो मैंने किए ना फॉर एवरी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, दैट वाज 3 ऑर्डर्स फॉर ए एंड 7 ऑर्डर्स फॉर बी. There were 7 orders for A and 3 orders for B, let's suppose, right? अब अगर मैं नंबर ऑफ यूनिट्स पे सीधा सीधा ऑर्डरिंग कॉस्ट को डिवाइड कर देता तो मैं क्या करता, $10,000 डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट्स, 500 ऑफ ए एंड 500 ऑफ बी, राइट? तो मैं पर यूनिट $10 की कॉस्ट दे देता, ओवरहेड टू बी चार्ज्ड ऑन एवरी यूनिट, राइट? तो ए की कॉस्ट, ए के प्रोडक्ट में भी मैं $10 ऐड कर देता फॉर ओवरहेड्स, और बी में भी मैं $10 ऐड कर देता फॉर ओवरहेड्स, राइट? डू यू गेट दिस? अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती, अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती, द वेरी सिंपल मेथड वी यूज्ड टू सी, तो हम क्या करते, सिंपल पूरा कॉस्ट लेते, नंबर ऑफ यूनिट्स लेते, डिवाइड करते, पर यूनिट अमाउंट आ जाता और हम उसको ऐड कर देते लाके, राइट? लेकिन हमें नज़र आ रहा है दिस इज़ अनफेयर. एंड व्हाई इज़ दिस अनफेयर? बिकॉज सी, हमने ज़्यादा ऑर्डर्स 7 के लिए, प्रोडक्ट ए के लिए किए हैं, और प्रोडक्ट बी के लिए कम ऑर्डर्स किए हैं. दिस मीन्स प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी को सेम कॉस्ट नहीं जानी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट ए ने ज़्यादा खर्चा कराया है, प्रोडक्ट बी ने नहीं कराया है इतना, राइट? डू यू गेट इट? तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे ABC, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. सबसे पहले हमने कॉस्ट पर ऑर्डर कैलकुलेट कर ली, कॉस्ट पर ऑर्डर, ये हमारे पास आ गई. टोटल $10,000 की कॉस्ट थी, और कितने ऑर्डर्स हमने प्लेस किए, 10 ऑर्डर्स. तो एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी हो गई, $1,000. डू यू गेट दिस? अब सी, इस हिसाब से ए के हिस्से में $7,000 की कॉस्ट आनी चाहिए, और बी के हिस्से में रिमेनिंग $3,000 की कॉस्ट. जितने जितने दोनों ने ऑर्डर्स इंकर करवाए, उतनी उतनी कॉस्ट उनके हिस्से में आनी चाहिए ना. डू यू एग्री? तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, सो फॉर बी हाउ इज इट गोइंग टू बी? फॉर बी के कितने यूनिट्स हैं, 500, और कॉस्ट कितनी है, 3,000, क्योंकि उसने 3 ऑर्डर्स करवाए हैं सिर्फ. तो 3 ऑर्डर्स, $1,000 पर ऑर्डर, सो 3 ऑर्डर्स के 3,000. सही है? सो $3,000 को अब हम डिवाइड कर देंगे 500 यूनिट्स पे. इट विल बी 0.6, नहीं 0.6 नहीं, इट विल बी $6 पर यूनिट. ऐसे ही फॉर ए हम क्या करेंगे, ए के हिस्से में $7,000 आए हैं उसके नंबर ऑफ ऑर्डर्स के हिसाब से, और यूनिट्स कितने हैं, 500. तो ए के लिए 7,000 डिवाइडेड बाय 500, इट विल बी 7,000 divided by 500, it will be $14 per unit, right? This is the overhead cost per unit which should have been calculated अगर हम ABC फॉलो करते.
अब सी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमने फॉलो की थी, तो क्या आंसर आ रहा था? $10 ओवरहेड दोनों के हिस्से में आ रहा था, इसके हिस्से में भी उसके हिस्से में भी, राइट? ए बी दोनों में $10 पर यूनिट आ रहा था. So this was not accurate. Why wasn't it accurate? क्योंकि B ने उतना खर्चा थोड़ी कराया था, B ने इतने ऑर्डर्स प्लेस थोड़ी कराए हैं. असल ऑर्डर ज़्यादा तो A ने इंकर करवाए हैं, लाइक प्लेस करवाए हैं, राइट? तो एक्सपेंस तो A के हिस्से में ज़्यादा आना चाहिए. तो A को ज़्यादा होना चाहिए था 10 से, और B को 10 से थोड़ा कम होना चाहिए था. B के हिस्से में हमने अनफेयर कॉस्ट डाली हुई है A की. डू यू गेट दिस? अभी उसने ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स को देखा ही नहीं ना. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सी हमने नंबर ऑफ ऑर्डर्स को देखा ही नहीं, हमने सिर्फ ये नंबर ऑफ यूनिट्स को देखा कि नंबर ऑफ यूनिट्स इक्वल है. यस इक्वल है, मतलब कॉस्ट भी इक्वल होगी. ऐसा नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं था, राइट? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑल दो इक्वल है, लेकिन द एक्टिविटी जिसकी वजह से वो कॉस्ट इनकर हुई, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्यों इनकर हुई? बिकॉज ऑफ ऑर्डर्स बीइंग प्लेस्ड, नॉट बिकॉज ऑफ यूनिट्स. यूनिट्स तो हम जितने भी बनाए, ऑर्डरिंग कॉस्ट तो ऑर्डर्स की वजह से इनकर हुई ना, कि हम जितने ऑर्डर करेंगे उतनी कॉस्ट इनकर होती जाएगी. तो इसीलिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ने हमें इनएक्यूरेट आंसर दिया, $10 ओवरहेड पर यूनिट फॉर बोथ ए एंड बी, विच वाज इनएक्यूरेट. जब हमने उसको सही से एब्जॉर्ब एबीसी से कैलकुलेट किया, सो वी फाउंड आउट $14 पर यूनिट फॉर ए एंड $6 पर यूनिट फॉर बी. तो आपने देखा बी जो है वह $10 के बजाय कितना हो गया? 6. $4 कम हो गया. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कितना आया था? $10 आया था, राइट? और अब कितना आया है? 6. तो $4 कम हो गए. वो $4 यहाँ पे ऐड हो गए ए की कॉस्ट में. डू यू गेट इट? क्योंकि वो असल में ए की कॉस्ट का पार्ट थे, क्योंकि ए ने ज़्यादा ऑर्डर्स प्लेस कराए हैं. So this is what absorption costing does not do and ABC costing does better. This is what accuracy means. सही है? That it provides better accuracy. So yes, this is what you had to know. So you are good with absorption and ABC costing now, and both of these were full cost methods. सही है? इन दोनों में हम overhead को per unit basis पे लेके जा रहे हैं. It's just that the method is a little changed. सही है? Marginal cost was a very different separate thing. It was entirely different from these methods, because that was not full cost method, that was a marginal cost method. उसका नाम ही marginal cost method है, इसीलिए, because it is calculated on variable cost only, the marginal cost only. Whereas these two methods are full cost method. इसमें हम वेरिएबल कॉस्ट भी लेते हैं और ओवरहेड भी लेते हैं, और अभी हम सारी जो कैलकुलेशन सीख रहे थे वो ओवरहेड की सीख रहे थे, कि ओवरहेड को पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करें अंडर बोथ एब्जॉर्प्शन एंड एबीसी. सही है? ओके. ऑलराइट, नाउ थ्रूपुट अकाउंटिंग. ओके, थ्रूपुट अकाउंटिंग का थोड़ा सा थ्योरी भी देख लेते हैं पहले, या थ्रूपुट अकाउंटिंग बाद में करेंगे. काम करते हैं, मैं पहले आपको आसान वाली चीज़ करा देता हूँ, क्योंकि दिस यू हैव टू बी अ लिटिल फोकस्ड. तो या तो हम तब कर लेंगे जब आप बेशक अपने ही यहीं पे हो अगर, और यू आर वेरी मच फ्री, वरना इफ़ यू आर बैक देयर तो फिर हम तब कर लेंगे, मसला नहीं है. अभी मैं कोई आसान सा कर देते हैं. सॉरी सॉरी. ओह ओके, या आई कैन हियर यू नाउ. ओके,
व्हाट इज टारगेट कॉस्टिंग? ये बेसिक बेसिक थियोरेटिकल चीजें हैं, ये देख लेते हैं। सी, व्हाट इज टारगेट कॉस्टिंग? डू यू हियर मी? Do you hear me? Yeah. Okay. Okay, I want you to read this real quick. Yeah. Hmm. What does it mean? Okay, मैं बताता हूँ. In the world, there are two methods of calculating the cost of costing. One is कि आप सामान खरीदो, उसकी जितनी भी कॉस्ट हो, आप कॉस्ट के बारे में परेशान ना हो. आप उसको खरीदो, उसकी जितनी भी कॉस्ट हो, उसमें आप कुछ प्रॉफिट ऐड कर लो एंड यू जस्ट कैलकुलेट द प्राइस. सही है? This is possible for unique items or unique services, right? जो market में वैसे available नहीं होता. You can do this, or luxury things, right? But for price competitive markets, but for price competitive markets, जहाँ पे prices market decide करती है, not you, right? जहाँ पे आपको प्राइस फिक्स्ड पता है कि भाई ये चीज़ इतने प्राइस पे ही सेल होगी, द प्राइस इज फिक्स्ड. सही है? लेट सपोज मुझे कोई चीज़ पता है $80 की सेल होती है, तो वो 80 की ही होगी, द प्राइस इज फिक्स्ड. ओके, सिट डाउन. ओके, सो अगर मुझे प्राइस पता है कि द प्राइस इज फिक्स्ड, देन आई हैव टू कैलकुलेट अ टारगेट कॉस्ट. कि ठीक है, फिर सी, प्रॉफिट अर्न करने का दो तरीके होते हैं. या तो आप सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर दो, आप कॉस्ट के बारे में फिक्र ना करो, क्योंकि यू नो कि यू कैन चार्ज एनी अमाउंट फॉर द सर्विस यू आर प्रोवाइडिंग बिकॉज इट इज़ यूनिक. सो यू कैन फॉलो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड देन, बिकॉज आई नो कि जो मैं ऑफर कर रहा हूँ कोई ऑफर नहीं कर रहा. दिस मीन्स मेरी जो भी कॉस्ट हो, आई डो नॉट हैव टू वरी अबाउट माई कॉस्ट. आई डो नॉट हैव टू कट माई कॉस्ट. जितनी भी कॉस्ट आएगी, I'll add my profit and I'll sell it and people will purchase it. But the other method is जहाँ पे प्राइस फिक्स होती है ना मार्केट में. लेट सपोज जो स्टैंडर्डाइज चीज़ें होती हैं, मोस्टली स्टैंडर्डाइज चीज़ों में मार्केट प्राइस फिक्स्ड होती है. यू कैन नॉट चार्ज एक्स्ट्रा अमाउंट, लाइक लोग फिर नहीं खरीदेंगे. यू हैव टू स्टे कॉम्पिटिटिव, राइट? सो उस तरीके की मार्केट में हाउ डू यू मेक प्रॉफिट? यू हैव टू कंट्रोल योर कॉस्ट्स. You cannot increase the selling price. Selling price fixed है, market dominate कर रही है. Market is, dictating you the price. You're not the dictator. You're not the one dictating right now. The market is the one dictating. सही है? So how do you earn profits? What? Why are you laughing? Mm-hmm. Oh, okay. So, okay. So, जहाँ पे मार्केट प्राइस डिक्टेट करती है ना,
वहाँ पे आप प्राइस को इंक्रीज नहीं कर सकते, बट आप अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हो. दिस इज हाउ यू अर्न प्रॉफिट इन दीज काइंड ऑफ मार्केट्स. तो टारगेट कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं? इट इन्वॉल्व्स setting a target cost by subtracting a desired profit from a competitive market price. हमें पता है कि $80 इज अ कॉम्पिटेटिव मार्केट प्राइस, इससे ज़्यादा हम चार्ज कर ही नहीं सकते. मार्केट में ये चीज़ ऑलरेडी इतने की सेल हो रही है. मैं $90 प्राइस चार्ज करूंगा तो कोई भी मुझसे नहीं लेगा. तो इसका हल क्या है कि मैं अपनी कॉस्ट को ऐसे सेट करूं कि भाई लेट्स सपोज मुझे $20 तो अर्न करने ही है, करने हैं पर यूनिट, राइट? तो दिस मीन्स मेरी कॉस्ट शुड बी $60. मेरी कॉस्ट 60 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि $80 में वो चीज़ सेल होगी, 80 से ऊपर सेल नहीं हो सकती. और $20 मुझे अर्न करना ही करना है. दिस शुड बी माई प्रॉफिट. तो टारगेट कॉस्ट मेरी कितनी है? 60. इससे ऊपर मेरी कॉस्ट गई तो मेरा प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाएगा, और मैं अपना टारगेट प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, सॉरी अर्न नहीं कर पाऊंगा, राइट? सो दिस इज टारगेट कॉस्टिंग. अब सी, हमने टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट कर ली किसी चीज़ की $60. अब जब हमने उसकी वाकई में कॉस्ट कैलकुलेट की, ये तो हमारी टारगेट कॉस्ट है ना, कि हमारी दिस इज द स्टैंडर्ड, दिस इज द बेंचमार्क वी हैव प्लेस्ड, कि इतनी कॉस्ट होनी चाहिए. एक्चुअल में तो कुछ और होगी ना, हो सकता है इससे ज़्यादा हो सकता है इससे कम हो. तो हम अपनी एक्चुअल कॉस्ट को इसके साथ कंपेयर करेंगे. हमारी एक्चुअल कॉस्ट लेट सपोज आ रही है 62 या $63. दिस मीन्स हमें $3 से अपनी कॉस्ट को कम करना है, बिकॉज इट इज above the target for now. हमारी कॉस्ट शुड बी 60 मैक्सिमम. Do you understand? So these $3 we have to remove anyhow. This $3 is called cost gap. What is it called? Cost gap. सो ये इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, मैं इसकी बेस पे नहीं जाऊँगा. मैं एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ. कॉस्ट प्लस प्राइसिंग सिस्टम पहले ये बता रहे हैं कि जहाँ पे यू डू नॉट वरी अबाउट द कॉस्ट, यू जस्ट गेट द थिंग, बना लो, कॉस्टिंग जो भी है उसमें प्रॉफिट ऐड करो, उसको सेल कर दो. लेट सपोज हमने द कॉस्ट रिकॉर्ड इज स्टैब्लिश फर्स्ट, हमने पहले चीज़ बना ली, कॉस्ट इनकर हो गई, हमें कॉस्ट पता चली $14. फिर हमने सोचा यार वी हैव टू अर्न $5, तो हमने उसकी सेलिंग प्राइस खुद सेट कर दी $19. सही है, वो सेल भी हो जाएगी. सी, इसमें हमने सेट की है प्राइस, मार्केट ने नहीं दी हमें प्राइस. दो तरीके होते हैं ना, या तो मार्केट हमें बताती है कि भाई इससे ज़्यादा सेल कर ही नहीं सकते आप, दिस इज़ योर प्राइस, यू हैव टू सेल इट ऑन दैट प्राइस. लाइक मार्केट खुद से आके बताती नहीं है, ऑब्वियसली हम देखते हैं ना कि ये चीज़ इतने की सेल हो रही है, so दिस इज द मार्केट डिक्टेटिंग द प्राइस, राइट? कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इग्नोर्स द प्राइस दैट कस्टमर्स आर विलिंग टू पे. इसमें कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो जाती है. सही है. द प्राइसेस चार्ज बाय कॉम्पिटिटर्स फॉर सिमिलर प्रोडक्ट्स, क्योंकि अब सी, आप किसी के साथ कंपेयर ही नहीं कर रहे अपने आप को. आप बस ये देख रहे हो कि सही है, मेरी जितनी भी कॉस्ट आई उसमें मैं अपना प्रॉफिट ऐड करूं और सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर लूं. तो आप तो ये देख नहीं रहे हो, आप $14 में बना रहे हो सकता है आपका कॉम्पिटिटर $12 में बना रहा हो, और वो भी $5 अर्न कर रहा हो, और वो सेल कर रहा हो $17 पे, और उसकी सेलिंग प्राइस 17 हो, आपकी सेलिंग प्राइस कितनी है? 19, उसकी हो 17. अर्न वो भी उतना कर रहा है, लेकिन ज़्यादा कॉम्पिटेटिव वो क्यों है? क्योंकि उसने अपनी कॉस्ट पे कंट्रोल किया है. आपकी कॉस्ट 14 थी, उसकी कॉस्ट 12 है. तो आप ऐसे कॉम्पिटेटिव नहीं रहते. सही है. एंड ऑब्वियसली कॉस्ट कंट्रोल, ये वही बात लिखी हुई है. सो टारगेट कॉस्टिंग में क्या होता है? द फर्स्ट स्टेप इज टू इस्टेब्लिश अ कॉम्पिटेटिव मार्केट प्राइस. सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करते हो? मार्केट प्राइस.
क्या हाउ मच कस्टमर्स आर विलिंग टू पे। अब लेट्स एज्यूम, उन्होंने क्या कहा, लेट्स एज्यूम दिस इज $15 पर यूनिट, दैट द कस्टमर्स आर विलिंग टू पे $15 पर यूनिट। फिर हम सोचेंगे अच्छा सही है, हमें प्रॉफिट कितना अर्न करना है। अब लेट्स सपोज प्रॉफिट में भी कैप्ट एट $5 पर यूनिट, क्या हमें $5 अर्न करना है। तो हम क्या करेंगे कि 15 इज द सेलिंग प्राइस, 5 इज द प्रॉफिट विच वी नीड टू अर्न, देन अल्टीमेटली $10 इज द टारगेट कॉस्ट, कि जिस पे हमारी कॉस्ट होनी चाहिए, द मैक्सिमम कॉस्ट वी विच वी शुड गेट। ठीक है, द कॉस्ट गैप कैन देन बी आइडेंटिफाइड। अब सी, अभी हमारी करंट कॉस्ट क्या थी उस चीज़ की, $14 पर यूनिट, जो ऊपर हमने देखी थी ना, ये रही कॉस्ट पर स्लाइसिंग वाले में एग्जांपल में जो ये हो रही थी। सो अभी हमारी कॉस्ट क्या है 14, और हमें उसको रिड्यूस करके कहाँ लाना है 10 पे। सो द डिफरेंस इज कॉल्ड गैप। अब हाउ विल यू डिक्रीज और रिमूव द गैप, this, if you can use any cheaper material, if you can cut down on packing materials. Obviously cheaper material does not mean you affect the quality, so without affecting the quality, can labor savings be made without compromising quality, can productivity and efficiency be improved, can production volume be increased to achieve economies of scale. What is economies of scale? जो आप लार्ज वॉल्यूम्स प्रोड्यूस करते हो तो आपकी पर यूनिट कॉस्टिंग कम हो जाती है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कम आनी शुरू हो जाती है। दूसरा, फिर आप बल्क बल्क परचेजिंग करते हो ज़्यादा यूनिट्स बनाने के लिए, तो बल्क परचेज पे डिस्काउंट भी ज़्यादा मिलते हैं, राइट। कॉस्ट सेविंग्स कुड बी मेड बाय रिव्यूइंग द सप्लाई चेन। आप अपने प्रोसेसेस को देख लो कि उनमें कहीं कॉस्ट सेविंग हो सकती है। लेट्स सपोज आप फॉर एग्जांपल अब टोयोटा की एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज अब टोयोटा गाड़ी बनाती है, तो टोयोटा हर चीज़ खुद थोड़ी बनाती है, मतलब इंजन, हेडलाइट, डोर्स, मेटल शीट्स, वट एवर, वायर्स, हम खुद थोड़ी सब बनाते हैं, राइट। हम खरीदते हैं फ्रॉम द सप्लायर्स, वो बनाते हैं ये सब, राइट। सो द थिंग इज कि अगर टोयोटा को कॉस्ट सेविंग करनी होगी, तो अब लेट्स सपोज हम हेडलाइट खरीदते हैं फ्रॉम द सप्लायर, तो सप्लायर ऑब्वियसली प्रॉफिट रखता होगा ना उसमें अपना। तो अगर हम हेडलाइट खुद बनाना शुरू कर दें, तो क्या हम वो जो सप्लायर प्रॉफिट अपना रखता है और हमें सेल करता है, तो हम वो प्रॉफिट एलिमिनेट कर देंगे ना बीच में से, राइट। डू यू गेट दिस? अगर हम हेडलाइट खरीदते हैं अपने सप्लायर से और फिर अपनी गाड़ी में लगाते हैं, तो ऑब्वियसली हेडलाइट की जो कॉस्ट है वो तो हम पे कर ही रहे हैं, प्लस हम कुछ प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं जो हमारा सप्लायर हमसे ले रहा है। तो अगर हम हेडलाइट खुद से मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देंगे, तो ऑब्वियसली हमारी जो बीच में हम प्रॉफिट दे रहे हैं उस सप्लायर को, वो हमारा जाना बंद हो जाएगा। सो वी विल गेट अ गुड कॉस्ट, वी विल बी एबल टू रिड्यूस द कॉस्ट गैप अ लिटिल बिट। बट सी, थिंग्स आर नॉट दैट इजी। उसके लिए ऑब्वियसली कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगी, पूरी प्लांट, फैक्ट्री, मशीनरी नहीं लगानी पड़ेगी, बिकॉज नाउ यू हैव टू मैन्युफैक्चर द हेडलाइट्स ऑन योर ओन। तो वो और चीज़ें भी कंसीडर करने वाली होती हैं। खैर, अभी तो फ़िलहाल हम उतनी डेप्थ में नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हाउ टू क्लोज द कॉस्ट गैप। कैन पार्ट असेंबल्ड कंपोनेंट्स बी बॉट इन टू सेव ऑन असेंबली टाइम। मतलब रादर देन कि आप बेसिक बिल्कुल ओपन पार्ट्स लो, आप लेट सपोज इंजन का एक एक पीस छोटा छोटा ले रहे हो और ख़ुद से कंबाइन कर रहे हो, नहीं। आप इससे बेहतर ऐसा कुछ ढूंढ लो कि जो पूरा का पूरा इंजन ऑलरेडी कोई ना किसी ने असेंबल कर दिया, और फिर आप डायरेक्ट उनसे असेंबल हुआ हुआ इंजन ले लो, रादर देन कि आप पूरे इंजन के पार्ट्स खरीद रहे हो, खुद से उसको बैठ के असेंबल कर रहे हो, फिर गाड़ी में आप लगा रहे हो, इसमें टाइम लग रहा है आपका। इससे बेहतर आप ऑलरेडी किसी ने इंजन असेंबल किया हुआ है, वन पीस में है, आप उससे वन पीस वाला इंजन लो और बस डायरेक्ट गाड़ी में लगाओ, राइट। दिस विल सेव यू टाइम।
एंड देन एनी इंसिडेंस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर बी रिड्यूस, कुछ कॉस्ट ड्राइवर की आप एबीसी कॉस्टिंग करते हो उसमें आपको कॉस्ट ड्राइवर्स पता चल जाते हैं. So if you can, utilize them in a more better way, these are some ways. Very basic thing. Benefits of target costing: take a screenshot, read after the class, and let me know. आप लैपटॉप पे क्लास ले रहे हो या फोन पे? वैसे जितना easily you are moving, I think you're taking the class on phone, right? Mm-hmm. Okay, so you took the screenshot. Done. Okay, value analysis क्या होता है? वैल्यू एनालिसिस बेसिकली टारगेट कॉस्टिंग का ही पार्ट है. नो, इतनी जल्दी क्या है? वेट. सो सॉरी. ओके. सो व्हाट इज़ वैल्यू एनालिसिस? वैल्यू एनालिसिस इज बेसिकली आप अपने प्रोडक्ट में देखते हो कि किस किस टाइप के फीचर्स, क्या क्या चीज़ें ऐड की हुई हैं, और अगर कोई उसमें से यूजलेस चीज़ें हैं तो उनको आप रिमूव करते हो. सही है. इट्स सिंपल वर्ड्स, दिस इज व्हाट इट इज. Value analysis and value engineering help to design products that meet customer needs at a lower cost while assuming the required standard of quality and reliability. चीज़ एक ही है, वर्ड दो अलग अलग है. मतलब क्या है? वैल्यू एनालिसिस मीन्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में ये चीज़ करना. वैल्यू इंजीनियरिंग मीन्स उन प्रोडक्ट्स में ये चीज़ करना जो अभी तक आपने इंट्रोड्यूस नहीं कराया है, प्रोड्यूस नहीं कराया है. सही है. इट फोकसेस ऑन एक्टिविटीज दैट ऐड वैल्यू टू द प्रोडक्ट या सर्विस एज परसीव टू द कस्टमर. क्योंकि सी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं किसी किसी प्रोडक्ट में जो फजूल में ऐड की हुई होती हैं, जिनका कोई कस्टमर वैल्यू नहीं कर रहा होता, जिनका कोई यूज़ नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं होता. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई कुड गिव यू एन एग्ज़ाम्पल. मेरे माइंड में भी कोई अच्छी एग्जांपल आ नहीं रही, लेकिन इसकी बड़ी मज़े की एक दो एग्जांपल्स हैं रियल लाइफ. I will give you the example at the end of the class. So, what types of values are there? Okay, wait. The purpose of value analysis engineering is to identify any unnecessary cost element within the components of the goods or services. Hmm. So, I heard it. I said I heard it. What do you like cold? Okay. 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 So yeah, I was saying कि value analysis का purpose क्या है? To identify any unnecessary cost. सही है. Because of any feature which is added in the product and it does not add value. What types of value are there? Cost value, obviously the cost incurred by the company in making the product. Exchange value,
The amount of money that sorry the amount of money that consumers are willing to exchange to obtain the ownership of the product means obviously price. यूज वैल्यू के वो ऑब्वियसली उसकी कितनी अच्छी फंक्शनैलिटी है. For example, a basic small car, it provides you a personal transport at a competitive price, right? There are different values to different things. Na? If you buy a Lamborghini, then obviously you're not just buy. It does not just provides you the value of being able to travel here and there from one place to another. वो सिर्फ इतनी वैल्यू आपको प्रोवाइड नहीं कर रही. It provides you with the status value, right? So that is esteem value. This relates to the status or regard associated with the ownership. Products with high esteem value will often be associated with premium or even price skimming prices. What is price skimming prices? Means high prices. सही है. So there are various different kinds of values. These were the values. Now functional analysis. एक सेकेंड. इसको इसको समराइज करा लेते हैं अभी चैट जीपीटी से. अभी क्लास के एंड में ही मैं आपको समराइज करा देता हूँ. और एक सेकेंड वेट बट. ओके जो दो चीज़ें आप मुझे याद रखना. एक तो फंक्शनल एनालिसिस को समराइज कराना है. दूसरा आपको ये जो वैल्यू लेस फीचर्स होते हैं ना जिनको रिमूव कर दें तो वैल्यू मतलब उस चीज़ की कॉस्ट कम हो जाती है बट उसकी वैल्यू उतनी रहती है. जो असल काम उसका होता है वो फिर भी वो कर रहा होता है प्रोडक्ट. मुझे इसकी आपको एग्जांपल देनी है. ये दो चीज़ें आप मुझे याद दिलाना अभी क्लास के एंड में. सही है. टारगेट कॉस्टिंग एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बस खत्म होने वाला है. डोंट वरी. देयर. ओके आई सेड कि मुझे अभी दो चीज़ें याद दिलाना. ठीक है अभी एंडिंग से पहले. यस. ओके. टारगेट कॉस्टिंग इन सर्विस इंडस्ट्रीज बस खत्म होने वाला है. सॉरी. So target costing is as relevant to service sectors as the manufacturing sector. Key issues is similar कि obviously मार्केट में कुछ सर्विसेज होती हैं जिनकी प्राइसेस फिक्स होती हैं. So you have to calculate your target cost के आपकी कॉस्ट मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए so that you could earn your desired profit. For example, a firm of accountants was asked to bid for a new client contract. मैं आपको इसको छोड़ो, मैं आपको बेसिक सी एग्जांपल दे देता हूँ. हमारी फैक्ट्री में मतलब कंपनी में पीएनसी होती है. क्या होती है? यस. व्हाट इज पीएनसी? प्राइस नेगोशिएशन कमेटी. सही है. नेगोशिएशन कमेटी. नेगोशिएशन कमेटी. इसमें होता क्या है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. मैं बड़े शौक से जाता हूँ. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड enjoyable एक्टिविटी. इसमें होता कुछ भी नहीं है. कोई भी हमें जब काम कराना होता है, कुछ भी ख़रीदना होता है, सो दो तीन अलग अलग सप्लायर्स को बुलाया हुआ होता है. दो तीन अलग अलग सप्लायर्स की कोटेशन ली हुई होती है और सबसे हम बैठ के बार्गेनिंग करते हैं कि भाई ये तो महंगा है, इसमें से पैसे कम करो, इसमें से पैसे कम करो. एंड देन हम किसी एक को ऑर्डर दे देते हैं. सो दिस इज व्हाट पीएनसी इज. सो लाइक जब भी कुछ खरीदना होता है, whenever we have to place an order, it happens. For example, I'll give you an example, although this is confidential, but and exclamatory marks, I'm not using the accurate value, although I am. Okay, don't tell anyone.
Okay, I'm not using the, okay, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ although ये क्लास, so I'm not using the real values, right? सो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी रील वगैरह शूट हो रही थी, एड शूट हो रहा था कोई, तो उसकी भी पीएनसी हो रही थी। कोई रोड की, हमारे रोड में पैचेस वगैरह थोड़े से वो हो जाते हैं ना, गड्ढे पड़ जाते हैं, यू नो व्हाट डू वी कॉल इट, आई डोंट नो व्हाट डू वी कॉल इट, बट वो रोड बीच में से टूट जाती है थोड़ी थोड़ी, तो उसको रिपेयर करने के लिए पीएनसी होती है। ऐसे ही फैक्ट्री में कुछ चिलर्स लगे होते हैं जो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, उनकी ईयरली एनुअल मेंटेनेंस के लिए पीएनसी हुई थी। तो दिस इज हाउ पीएनसीज गोज। एंड लाइक रील्स के लिए भी द प्रोडक्शन हाउसेज, उन्होंने कोटेशंस दी हुई होती हैं मिलियंस में। So you have to negotiate, and you have to get to a value, you have to get to a final price। और obviously उसमें पूरे लिस्ट बाय लिस्ट ब्रेकअप दिया हुआ होता है कि this is what we are charging this much, this is what we are charging this much for। और इस तरीके से एक एक चीज़ की उन्होंने कॉस्ट बताई हुई होती है, देन एंड में वो टोटल हो रहा होता है। या सो सो व्हाट वाज द पॉइंट, हाँ। सो लेट्स सपोज अब मैंने अभी एक पीएनसी अटेंड की थी कुछ टाइम पहले, रोड वाली ही ना जो मैंने बताई आपको। तो उसमें रोड रिपेयर करने के लिए था, कंपनी के अंदर जो रोड्स होते हैं ना वो। सो द थिंग इज कि अब तीन वेंडर्स आए थे अलग अलग, और ऑब्वियसली तीनों को पता था, एंड दिस इज अ सर्विस, राइट, दे आर रिपेयरिंग द रोड फॉर अस। सो तीनों को पता था ऑब्वियसली कि देर इज अ कॉम्पिटिटिव प्राइस, देर इज अ फाइनल प्राइस कि ऑब्वियसली इस इससे ज़्यादा कोई भी नहीं पे करेगा। सो अल्टीमेटली ऑब्वियसली ऑल्दो उसमें कोई मार्केट फिक्स प्राइस नहीं थी, देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन द प्राइसेस ऑफ ऑल ऑफ देम, ऑल दोस थ्री वेंडर्स, बट स्टिल एक एक मार्केट की एक वो होती है ना लिमिट, कि यार दिस इज द प्राइस जो हम चार्ज कर सकते हैं, मिनिमम या मैक्सिमम, इससे ऊपर नीचे नहीं कर सकते। सो दे हैड टू बी इन दैट रेंज, एंड दे हैड टू कंट्रोल देयर कॉस्ट्स इन ऑर्डर टू अर्न द प्रॉफिट। सही है। सो फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि भाई मुझे एक्स वाई जेड सर्विस लेनी है, और इस सर्विस के एक्स वाई जेड लोग इतने 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 पैसे लेंगे। तो अगर आप खुद से भी वो ऑफर करने कहीं जाओगे सर्विस, तो आप भी उससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, आपको भी उतना ही चार्ज करना पड़ेगा। आपको फिर अपनी कॉस्ट कंट्रोल करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू अर्न द प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम with target costing in service industry? The problem is the nature of service. What is the nature of service? Ship. What is ship? Simultaneity, like simultaneous होती है services, right? Means service जब आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसी टाइम कंज्यूम हो रही होती है। ऐसा नहीं होता कि आप सर्विस को स्टोर कर लो कि मैं बाद में कंज्यूम करूंगा, राइट? राइट। आप सलोन जाती हो, आप सलोन जाके लेट सपोज स्पा कराती हो, आप मैनिक्योर पेडिक्योर ये सब कराती हो, तो आप उनको ये तो नहीं कह सकती ना कि आप थोड़ा सा मैनिक्योर मुझे एक बैग में डाल के दे दो, मैं घर जाके खुद कर लूँगी बाद में, राइट? यू कैन नॉट। उस टाइम हो रहा है, उसी टाइम हो रहा है, वो प्रोड्यूस कर रही हैं और आप कंज्यूम कर रही हो, राइट? मैं बाल कटवाता हूँ, सो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि थोड़े से अपनी सर्विस मुझे शॉप में उसमें शॉपिंग बैग में डाल के दे दो और मैं घर लेके चले जाऊँगा, राइट? So the thing is, they are simultaneous. So it is difficult to calculate a target cost. Like target cost तो आप फिर भी calculate कर सकते हो. It is difficult to control the cost. Then heterogeneity. Services are not exactly the same every time they are produced. There are consistency issues. Then obviously there will be cost issues, intangibility, and then perishability. के services are not they do not have longevity, right? एक सेकेंड। So these four things make it difficult for target costing to be used in service industries, service sector.
क्योंकि सी मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स की इंडस्ट्री होती है, जो फिजिकल गुड्स की इंडस्ट्री होती है, उसमें तो आप फिर भी अपनी कॉस्ट वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो, चीज़ें प्रोड्यूस करके आप स्टोर कर रहे हो सारी चीज़ें, सो यू कैन कंट्रोल। बट सर्विस में आप अभी काम कर रहे हो, अभी कॉस्ट लग रही है, इट्स नॉट लाइक आपने थोड़ा सा काम किया फिर आपने देख लिया अच्छा कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, आपने फिर उसको कंट्रोल, लाइक जहाँ पे आप कुछ बना रहे हो, इफ़ यू आर मैन्युफैक्चरिंग अ गुड, अ फिजिकल गुड, वहाँ पे आप देख सकते हो कि यार लेट सपोज 10 दिन गुजर गए, 10 दिन में हमने बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया है, तो अब जो है ना रिमेनिंग 20 डेज एक्सपेंसेस को कंट्रोल करो। बट सर्विस में तो आपने कर दिया, खर्चा तो गया वो उसी टाइम, लाइक यू नो यू आर प्रोड्यूसिंग एट द सेम टाइम, इट्स बीइंग कंज्यूम्ड एट द सेम टाइम। Okay, now let's go to the last thing, ChatGPT. एक second. Just don't think about it. Can you see it? Okay, functional analysis identifies customer valued functions and find the lowest cost way to deliver them, then measure performance to improve future decisions. So basically, functional analysis is basically the analysis of the functionality of the thing. सही है कि आप जो चीज़ बना रहे हो उसकी फंक्शनैलिटी की क्या वैल्यू है फॉर द कस्टमर। लेट सपोज अगर मैं एक मोबाइल फ़ोन, लेट सपोज आईफोन है, आईफोन का जो मेजर कस्टमर बेस है दैट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स कैमरा, इट्स यू नो इट्स शूटिंग and it's cinematics, it's vlogging style camera, right? It's good quality camera, and obviously it's operating system, it's easy to use, it's ecosystem, right? अब अगर एप्पल अपने आईफोन में लेट सपोज क्या करने लग जाए, अगर एप्पल अपने आईफोन में ओवरली emphasize करने लग जाए ऑन टेम्परेचर चेक करना, या लेट 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 सपोज वो अपने आईफोन में थर्मामीटर ऐड कर दें कि आप जिस भी कमरे में रखोगे, जिस भी चीज़ पे रखोगे, वो उसका टेम्परेचर नोट करके आपको ठक करके बता देगा विद इन 1 सेकेंड, राइट? वो कोई उसमें ऐसा फीचर ऐड कर दें। डू यू हियर मी? डू यू हियर मी? हाँ, I was saying कि do you know why iPhone is it has an esteemed value amongst its customer base? Why do they value it? Because of its camera, its operating system ecosystem, right? Mm-hmm. Yes. Yes. अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आईफोन लेट सपोज अभी कितने $1400 का है, लेट सपोज द टॉप वेरिएंट, राइट? लेट सपोज आईफोन 18 में एप्पल क्या करता है, एप्पल उसमें एक थर्मामीटर का फीचर ऐड करता है, लाइक फिजिकल, और उसके बैक कवर पे जो है ना वो थर्मामीटर सेंसर्स लगा देते हैं, वेरी एक्सपेंसिव, और उसमें वो ये मार्केटिंग करते हैं कि इसको आप जिस भी चीज़ पे रखोगे ना ये उसका टेम्परेचर मेजर करके आपको विद इन अ सेकेंड बता देगा और एक्यूरेट बताएगा।
तो आप मुझे ये बताओ, और ये उन्होंने फीचर ऐड किया एक, और उन्होंने प्राइस कर दी 1400 से 2000, लाइक $600 उन्होंने इंक्रीज कर दिया, which is a good increase, which is a like 50% increase almost. So, do you think will this feature bring value to its customers? Do they use iPhone for as a thermometer, like for measuring temperature of the things? Then this will be a disaster. Like this will be a um, you know, functional disaster for the iPhone, right? एक सेकेंड, अब मैं इससे फर्दर एनी रियल वर्ल्ड एग्जांपल ले लेते हैं. बहुत जल्दी हो रही. यू आर वेरी, यू नो, यू वांट टू गो क्विक. नो, यू आर नॉट मिसिंग एनीथिंग. ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है. माय वर्ड्स आर इक्वली वैल्यूएबल. बस जस्ट 2 minutes. ओह सी. मैंने उससे क्या मांगा? Okay, so see, early smartphones, for example, BlackBerry, Nokia, they used to have physical keyboards, multiple, वो buttons होते थे ना. So Apple removed them. उससे हुआ क्या? इन फीचर्स की वजह से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ती थी, बिकॉज उनको बटन्स लगाने पड़ रहे थे, वट एवर. ऑल दो वो कीबोर्ड विद इन स्क्रीन करने की वजह से स्क्रीन साइज बड़ा हो गया होगा, कॉस्ट तो उसकी भी लगी होगी. खैर, बट स्टिल लाइक इससे और कोई मजे की एग्जांपल मांगते हैं. मजे की नहीं है ये. या मैं यही सोच रहा था कि दिस यू विल अंडरस्टैंड परफेक्टली. You use IKEA, its furnitures? Oh, majority of the things in your house you have IKEA? Okay, still is good. And I've heard IKEA mein there is no window, no wall clock, nothing. Like you go inside and you just keep roaming around. And no. No, but I do know about IKEA because काफ़ी टाइम पहले there were some relatives of mine जो IKEA का सामान यहाँ पे import करते थे, and he had a business over here. और उनके साथ अम्मी ने भी पार्टनर किया था, और कुछ टाइम अम्मी ने भी उनके साथ वो काम किया था, बिजनेस. So she had a little small business of
क्रॉकरी, नो नो क्रॉकरी। और उनका एक स्टूल होता है, वो हमारे पास अभी भी है। और कुछ उनकी क्रॉकरी, कुछ वो जो डब्बे होते हैं ना, मतलब फूड कंटेनर्स, वो भी है कुछ। यस, वो ग्रीन कलर के होते हैं, हैव यू सीन देम, जिनकी ग्रीन लिड होती है। ट्रांसपेरेंट फूड कंटेनर्स होते हैं जिनकी ग्रीन लिड होती है। एक सेकंड। उफ, दैट्स अ लॉट। Okay, I'll show you. I was talking about these boxes. Have you seen these ones? Yes, ये वाले हैं हमारे पास। है little bit of, yes, they don't break, they don't give up. I don't know, maybe.